आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10th का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप सभी को दिखाने वाला हूं, जो कि हो सकता है इस बार पूछा जाए। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग देखिए कि 40 में आप लोग कितना नंबर सही कर पाते हैं, ठीक ना। तो चलिए पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप लोग को प्रश्न अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो कौन सा लाए उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले प्रश्न को बड़ा कर लेते हैं। हो गया बड़ा? तो चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न कह रहा है खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन है MgCO3, दूसरा है Na2CO3, तीसरा है CaCO3, डी नंबर है MgHCO3 ब्रैकेट 2। तो आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaCO3। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नांकित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है। तन्य का अर्थ क्या होता है कि जिसको जितना ज़्यादा खींचा जा सकता है, यानी कि जिसको जितना ज़्यादा पतला किया जा सकता है। तन्य का अर्थ होता है, किसका अर्थ होता है? तन्य का अर्थ होता है, ठीक है ना। तन्य का क्या अर्थ होता है? जिसको जितना ज़्यादा पतला किया जा सकता है। तो इसका तो सीधा हो जाएगा सोना को सबसे ज़्यादा पतला किया जा सकता है, तांबा को पतला नहीं किया जा सकता ज़्यादातर, ज़्यादा पतला कीजिएगा तो फट सकता है। लोहा को भी ज़्यादा पतला नहीं कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा सोना को, अगर सोना छोटा सा भी टुकड़ा मिल जाए तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पतला कर सकते हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक। तो अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी का तीसरा नंबर का प्रश्न। तो तीसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं तीसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं पेंटेड जिसका अणुसूत्र C5H12 है के कितने संरचनात्मक समावयवी संभव है। तो इसका समावयवी संभव कितना हो सकता है आप सभी अपने अनुसार कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो सकता है 3, ठीक ना। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए 40 प्रश्न है, तो जल्दी जल्दी आप सभी को प्रश्न दिखाते हैं। तो चौथा देखते हैं। तो चौथा प्रश्न कह रहा है अभिक्रियाशील समूह कीटोन CO को कहते हैं। ऑप्शन ए है एल्डिहाइड समूह, ऑप्शन बी है ईथर समूह, ऑप्शन सी है एल्कोहल समूह, ऑप्शन डी है कार्बोनल समूह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप सभी के लिए कार्बोनल समूह, ठीक ना। तो चलिए अब 5वां नंबर का सवाल देखते हैं, क्योंकि जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो 5वां नंबर प्रश्न कर रहा है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनता है। यह यौगिक जल में विलय है, वह तत्व निम्नांकित तत्वों में कौन हो सकता है। ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है लोहा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनता है और जल में विलय हो जाता है। विलय का मतलब घुल जाता है। क्या हो जाता है? घुल जाता है, ठीक है ना, घुल जाता है। आप सभी अगर 40 में कम से कम 40 में कितना सही कर लीजिएगा तो आपका जो है मैट्रिक में अच्छा मार्क आ जाएगा। तो 40 में अगर आप लोग 35 नंबर आराम से कर लेते हैं, 40 में 35 नंबर अगर आप सब सही कर लेते हैं ना, तो आप सभी जो है ना किसी भी प्रश्न का जवाब देने का सक्षम रखते हैं। अगर आप सभी का 35 भी सही नहीं होता तो सोच लीजिए आप बहुत गहरे पानी में नहीं है, ठीक ना। आप ऊपर में ही हिल रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको तैरना आ गया है। अगर आपको गहराई में जाना है तो आपको पढ़ना होगा, ठीक ना। तो चलिए अब 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है मालाचाइट किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए है Mg, ऑप्शन बी है Cu, ऑप्शन सी है Fe, ऑप्शन डी है Au। तो इसका क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है ना। Cu कॉपर, यानी कॉपर हो जाएगा। सॉरी गलती हो गया, कैल्शियम ने बोलना चाहिए था, कैल्शियम बोल यहाँ पर होगा कॉपर। Cu कॉपर का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो उसके बाद 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए है विद्युत लेपन, ऑप्शन बी है संराक्षण, ऑप्शन सी है विद्युत अपघटन, ऑप्शन डी है ग्वेलिनीकरण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आप सभी अपने अनुसार से दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं
अगला प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर का रहा है सिरिका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है गंधकम गंधाल गंधकलाम, ऑप्शन बी है गंध कालम, ऑप्शन सी है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन डी है हाइड्रो इलेक्ट्रोलिक अम्ल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आप सभी को एसिटिक अम्ल। सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र आप सभी को कमेंट करना, किस चीज़ का, सिरिका का रासायनिक सूत्र कमेंट में देना है जवाब। कमेंट में देना है आप सभी को सिरिका का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु में निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1 से अधिक होता है। कितना होता है, 1.003 होता है, ठीक ना। कितना होता है, 1.003 होता है, याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है। आँख नाक गला के चिकित्सा द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण। डॉक्टर सब जो है आँख नाक गला जो चेक करते हैं उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो इसका सही जवाब आप सभी अब को भी पता होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, अवतल दर्पण। इसमें तो ऑप्शन जानने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे अवतल दर्पण में मार देना है। तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कितना नंबर का प्रश्न, 11 नंबर का कह रहा है बिल्डिंग में कौन सी गैस का उपयोग होता है। बिल्डिंग में आप सभी हमेशा याद रखिएगा, बिल्डिंग में मीथेन गैस का उपयोग होता है। मीथेन गैस, कौन सा गैस, मीथेन गैस का उपयोग होता है खाना बनाने यार में। बिल्डिंग में मीथेन गैस का उपयोग होता है। उसके बाद हम 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा प्रश्न को छोटा कर लेते हैं, नहीं तो बराबर बार बार ऊपर नीचा करना होता है। तो अब देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, साइज छोटा हो जाए। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाता है आपका CN एल्कीन का सूत्र क्या हो जाता है, CnH2n हो जाता है। क्या हो जाता है, CnH2n एल्कीन का सूत्र हो जाता है, ठीक ना। आप सभी याद रखिएगा क्या होता है, CnH2n होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर का सवाल देखते हैं। निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा है। स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा का अर्थ क्या हुआ, साफ हुआ। क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, ठीक ना। साफ किसको कहते हैं, स्वच्छ को कहता है। स्वच्छ का दूसरा नाम साफ हो गया, ठीक ना। तो क्या कह रहा है 13 नंबर का प्रश्न, निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कोयला ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आप सभी इसमें क्या मार दीजिएगा, इनमें से सभी मार दीजिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी मार दीजिएगा, ऑप्शन डी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उसके बाद कह रहा है हमारा शरीर किस pH पराशर के बीच कार्य करता है। ऑप्शन ए है 4.0 से 4.8, ऑप्शन बी है 5.0 से 5.8, ऑप्शन सी है 6.0 से 6.8, ऑप्शन डी है 7.0 से 7.8। तो आप सभी को पता होगा कि हमारा शरीर जो है कितना पर कार्य करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है, ठीक है ना। जल का pH मान अगर पूछेगा तो कितना होता है, 7 होता है। क्या होता है, जल का pH मान कितना होता है बाबू लोग, जल का pH मान 7 होता है, ठीक ना। याद रखिएगा जल का pH मान क्या होता है, 7 होता है, ठीक ना। तो चलिए अब 15 नंबर का सवाल देखते हैं। 15 नंबर का सवाल कह रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है। ग्लूकोज का, तो आप सभी को पता होगा कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। क्या होता है, C6H12, ब्लैक हो गया, रुकिए, C6H12O6 होता है। क्या होता है, C6H12O6। तो इसमें देखिए कौन सा नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक ना। अगर वहाँ पर नहीं मिले बाय चांस से, एक ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो उसमें इनमें से कोई नहीं मारना है। क्या रहेगा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं,
इनमें से कोई नहीं रहेगा तो उसी में टिक मारना है, ठीक ना। हमेशा याद रखना है C6H12O6 किसका रासायनिक सूत्र है, तो यह जो है रासायनिक सूत्र किसका है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, ठीक ना। उसके बाद क्या कर रहा है, सोडियम की परमाणु संख्या क्या है, सोडियम की परमाणु संख्या क्या है, आप सभी कमेंट करके बताइए सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है। आप सबको याद होगा सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, ठीक ना। यह सब तो जब आप पढ़ाई शुरू किए होंगे उसी समय आप सभी को बता दिया गया होगा कि सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11 होता है, ठीक ना। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कितना है, 17 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी। अगर मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता क्या होगा, संयोजकता 2 होगा। संयोजकता निकालने के लिए आप अगर कहीं पर पढ़े होंगे तो बताया गया होगा संयोजकता कैसे निकाला जाता होगा। तो इस वीडियो में हम अभी आप सभी को संयोजकता नहीं बताएंगे, आप सभी क्वेश्चन कितना सॉल्व कर रहे हैं 17 में कितना किए हैं आप सभी कमेंट करिएगा, ठीक कि 17 में आप लोग कितना हुआ है। और चलिए आगे भी पढ़ते चलते हैं। अब 18 नंबर का सवाल देखते हैं। 18 नंबर का सवाल कर रहा है, निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलय से लोहा द्वारा होता है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। आप सभी इसका सही जवाब कमेंट में दीजिए कि निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उनके लवण के विलय से लोहा द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा तांबा से जो है उस का किसी धातु का जो है विस्थापन और उसके लवण के विलय होता है, ठीक है ना। तो आप सभी अब 19 नंबर का सवाल का जवाब दीजिए कि एथिनॉल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है अपचयन, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है उपचयन, ऑप्शन बी है अपचयन, ऑप्शन सी है कनर्वक, ऑप्शन डी है भोज। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आप सभी के लिए किनवन क्या हो जाएगा, किनवन, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 20 नंबर का प्रश्न, कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है, कली चूना CaCO, इस कली चूना का याद रखिएगा CaCO, रुके ब्लैक से लिख देते हैं, किधर चला गया प्रश्न, अरे यार देखिए अगर आप सभी से पूछा जाएगा किस चीज़ का C6H12O6 किसका रासायनिक सूत्र है, तो आप सभी क्या बताइएगा, ग्लूकोज बताइएगा। उसके बाद CaO अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा, कली चूना बताइएगा, क्या बताइएगा, कली चूना बताइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप सभी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, CaO, ठीक है ना। आप सभी को क्या क्या याद रखना है, सारे चीज़ का जो है ना जितना भी रासायनिक सूत्र होता है वो सब याद रखना है, ठीक है ना। जितना भी रासायनिक सूत्र है सब कुछ याद रखना है। उसके बाद आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक है तो इसमें देखिए NaCl किसका सूत्र है, NaCl जो है नमक का हो गया। उसके बाद युक्त आयोडीन का क्या होता है, आयोडीन का Ki होता है, नहीं तो KiO3 हो जाता है। तो यह दोनों जो देखिए यहाँ पर KiO3 भी है Ki भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A और B दोनों। अगर आप सभी को A और B नहीं मिलेगा, ये दोनों ऑप्शन देगा, इसके बाद क्या कहते हैं इनमें से कोई नहीं रहेगा, तो आप सभी जो है पहले वाले में मार दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा। अगर आप B में भी मारते हैं तो आपका सही होगा, ठीक है ना। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पर A और B दोनों है तो पहले देख लीजिएगा, अगर दोनों है तो दोनों में मारना है। उसके बाद देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका सही नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आप सभी अभी तक में 22 प्रश्न समापन हुआ है, कितना प्रश्न, 22 प्रश्न समाप्त हुआ है, ठीक। तो आप सभी कितना प्रश्न
अभी तक में क्या हुआ है, 22 प्रश्न समाप्त हुआ। ठीक, आप सभी कितना प्रश्न सॉल्व किए हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 के बाद कितना नंबर प्रश्न आएगा, 23 नंबर का प्रश्न आएगा। 23 नंबर का प्रश्न को सबसे पहले हम जूम कर लेंगे। कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहते हैं। कैथोड किरण में जो है इलेक्ट्रॉन रहता है उपस्थित। क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। इलेक्ट्रॉन को Cu या तो कॉपर कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को ही कॉपर कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। वहाँ पर अगर आप सभी को इंग्लिश में दे दे Cu तो आप लोग घबराना नहीं है, या तो पॉजिटिव दे दे या नेगेटिव दे दे, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन या तो E माइनस दे दे या E प्लस दे दे या Cu दे दे, कुछ भी दे सकता है, इंग्लिश में दे सकता है या हिंदी में दे सकता है। तो आप लोग Cu इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन हिंदी में याद रखिएगा। कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। उसके बाद क्या है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, आप सभी कमेंट कीजिए कि कवक में कौन सी विधि उपस्थित रहती है। मृतोपोजीवी यानी मृत पोषक क्या रहता है, मृत पोषक उपस्थित रहते हैं, ठीक ना। मृत पोषक विधि है, ठीक ना, याद रखना है। तो 24 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अब 25वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा निकट दृष्टि दोष, कौन सा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को आप सभी को याद होगा, अगर पढ़े होंगे अच्छे से, तो अवतल दर्पण से दूर किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो नेत्र में जो प्रकाश हम किसी भी दृश्य को देखते हैं, अभी जो आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं, यह आपके जो आँख में, आपके दिमाग में कैसे जा रहा है कि यह वीडियो में क्या दिख रहा है, तो वह आपके रेटिना पर पड़ता है। रेटिना यानी कोनिया पर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, कोनिया ऑप्शन में रहे तो कोनिया मारना है। अगर ऑप्शन में कोनिया नहीं रहे तो आपको क्या मारना है, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, यानी आँख के अंतरपृष्ठ पर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है प्रकाश की किरणें, आँख के अंतरपृष्ठ पर। जो आँख के जो रेटिना है वहाँ पर जो कोनिया है वहीं पर पड़ता है। तो 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर के प्रश्न को कहा रहा है निम्नलिखित में कौन सी लेंस की क्षमता मात्रक है। तो लेंस की क्षमता को किस चीज़ के द्वारा से सूचित किया जाता है, लेंस की क्षमता को डायोप्टर के द्वारा सूचित किया जाता है। डायोप्टर को क्या कहते हैं, डायोप्टर को डी द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डायोप्टर, ठीक ना। तो 27 प्रश्न समापन हो चुका है। अब 28वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न कह रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, आप सभी को पता होगा, उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए 29वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत का अर्थ होता है, किसका अर्थ होता है, हजामत का अर्थ होता है दाढ़ी यानी कि मुंह में जो दाढ़ी होता है, यानी कि नाई किस दर्पण का उपयोग क्या करता है। इसको ऐसे समझिए, नाई जो होता है, जिसको आप लोग जिसके यहाँ बाल बनाने के लिए जाते हैं, वह किस दर्पण का उपयोग करता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है, ठीक ना। तो उसके बाद 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर का प्रश्न किधर गया प्रश्न, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। वस्तु की स्थिति कहाँ होगा, अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कैसे होगा ऑप्शन डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में अगर रहेगा तो अवतल दर्पण से जो बनता प्रतिबिंब होता है वो आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है।
अगर आप लोग अच्छे से फिजिक्स पढ़े होंगे तो वहाँ पर आप सभी को बताया गया होगा, ठीक ना, लिखाया भी गया होगा। उसके बाद 31वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रकाश की किरणें को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। प्रकाश की जो किरणें को मोड़ा जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है लेंस की क्षमता। अब 32वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? छोटा भी होता है, सीधा भी होता है और आभासारी भी होता है। क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले जो प्रश्न देखे हैं 30 नंबर का प्रश्न, वही प्रश्न है यहाँ पर भी पूछ रहा है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? इसका सही जवाब होगा जोहान्स। जोहान्स ने प्रस्तुत किया। इसका पूरा नाम आप सभी को बताया गया होगा। किस चीज़ के प्रोफेसर थे? या वनस्पति विज्ञान यानी बायोलॉजी के जो हैं बहुत बड़े प्रोफेसर हुए, ठीक ना। वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर इसको कहा जाता है। इसका पूरा नाम जो है विंस्टन जोन्स है, कुछ इसी तरह का नाम है। 34वां नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किसमें दुखंडन नहीं होता? निम्नलिखित में किसमें दुखंडन नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईस्ट में जो है दुखंडन नहीं होता। किसमें नहीं होता है? ईस्ट में दुखंडन नहीं होगा। परागन निम्न में से किसके अंदर बनता है? तो परागकोश में। आप सभी जो बायोलॉजी पढ़े होंगे इसको पता होगा कि परागन इसके अंदर बनते हैं, तो परागकोश के अंदर बनते हैं। उसके बाद है 36 नंबर का प्रश्न। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका सही जवाब होगा एडिनल द्वारा। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र का अर्थ होता है कि सांस के द्वारा, तो निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंसुलिन। इंसुलिन जो है रक्त में क्या करता है? शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। अब देखते हैं 39 नंबर का प्रश्न। 39 नंबर का प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी कोशिका होती है? तो इसका सही जवाब हो जाता है तंत्रिका कोशिका। उसके बाद है 40वां प्रश्न। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा यानी मुंह के जो अंदर गुहा है उसमें आहार कौन सा भाग पचाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं 41 नंबर का प्रश्न। 41 नंबर में क्या है? लेटिक्स पाया जाता है आम में। तो आप सभी को अब बताना है, तो आप सभी को क्या बताना है? आप सभी कमेंट करके बताइए कि आप सभी का 41 में कितना प्रश्न सही हुआ, ठीक ना। उसके बाद और आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक ना।